अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में जो अदम सियासी इस्तेहकाम है उसको लोग बहुत गौर व खौफ से देख रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोग बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इस वक्त नजरें जमाए बैठे हैं कि पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और पाकिस्तान की सियासत में किस तरीके से कोई रेवोल्यूशन आने की उम्मीद है या नहीं है। आज इन तमाम तर चीज़ों को हम मौजूए बहस बनाएंगे और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ मुमताज़ कानूनदान, साबिक ब्यूरोक्रेट, सीनियर सियासतदान जनाब डॉक्टर शाहब इमाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की सियासत में इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, ऐसे बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं, लोग ये समझने चाहते हैं आखिर ये फैसला साज बैठे हुए कहाँ हैं। क्या ये सियासी जमातों के अपने फैसले होते हैं या कहीं से पूरा स्क्रिप्ट तय होता है कि पहले ये करना है उसके बाद ये करना है और उसका नतीजा आवाम को क्यों भुगतना पड़ता है? देखें, पॉलिटिशियंस जो है बेसिकली हमारे यहाँ जो है वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, और जो कॉम्पिटिस के इश्यूज़ हैं, सिंसेरिटी के इश्यूज़ हैं, इंटीग्रिटी के इश्यूज़ हैं, और सारे नहीं, कुछ लोग तो खुद कंफ्यूज हैं। उनको खुद नहीं पता कि करना क्या है पाकिस्तान के साथ, और उस कंफ्यूजन का शिकार जब वो हो जाते हैं तो फिर वो एस्केप बोर्ड ढूंढते हैं कि कोई किसी पे तो इल्ज़ाम लगाए, और उसकी वजह से फिर वो आवाम को कंफ्यूज करने के लिए रियासत और इस्टेब्लिशमेंट और इस तरह की बात करते हैं। मैंने 25 साल एक्टिव जॉब की है, मैंने तो कहीं पे भी इनका अमल दखल नहीं देखा, और अगर अमल दखल देखा है तो वो जब बहुत ही ज़्यादा कोई गड़बड़ होती है तो वो लोग जो है एक्टिव होते हैं। जैसे रिसेंटली स्मगलिंग का जो नेटवर्क इन्होंने तोड़ा है कराची में, तो जब आप हद से तजावुज़ कर जाते हैं, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो लाकानूनियत हो, चाहे वो आपकी बैड गवर्नेंस हो, तो इसी वजह से जो है फिर वो स्टेप इन किया है ना उन्होंने। आप तीनों जब जब ये आए हैं ये लोग, तब के हालात देख लें कि किस तरह के इस मुल्क के हालात होते थे, और बहालत मजबूरी मुल्क को बचाने के लिए वो हमेशा स्टेप इन किया है। क्योंकि ये तो देखें, 2014 से जो ड्रामा चल रहा था, धरना और ये और धांधली, उसके बाद फिर 18 में, तो पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो किन की वजह से है? रियासत के लोगों की वजह से है या पॉलिटिशियंस की वजह से? क्या ये वो एक पेज पे आ सकते हैं? कोई किसी का पेट फाड़ रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। देखें, ये सारे जो मसाइल हैं वो पॉलिटिशियंस के हैं। ये पिछले 10 साल की जो इनस्टेबिलिटी है, इनकी कोई तरजीहात नहीं है कि जो यूथ बल्ज है हमारा, जो 68% आबादी का हिस्सा है, जो कि 16 करोड़ बच्चे हैं जो बिलो द एज ऑफ 30 है। क्या आपने कभी किसी पॉलिटिशियन के मुंह से सुना कि कोई हमने इकोनॉमिक कोई प्लान है, कोई सोशल प्रोग्राम है जिसमें हम इनको एब्जॉर्ब कर सकें अपने यूथ बंच को? अच्छा, ये जो बड़ी लैपटॉप्स स्कीम्स निकलती हैं, बड़े कामयाब जवान प्रोग्राम टाइप और इस टाइप की चीज़ें, हर गवर्नमेंट अपना अपना एक स्लोगन देती है। क्या वाकई फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर हम देखें तो इससे पाकिस्तान के नौजवानों को कोई फ़ायदा हुआ है? देखिए, लैपटॉप कितने दिए इन्होंने? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख? मैंने अभी आपको फिगर दिए, 14 करोड़ है बच्चे। तो आपको सबसे पहले करिकुलम सही करना है, आपको सबसे पहले जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है वो सही करना है, जो फंडामेंटल्स हैं एजुकेशन के और टेक्नोलॉजी के, उनको पहले आप सही करें। लैपटॉप है और वो चल नहीं रहा, नेटवर्क नहीं है उसके पास, बिजली नहीं है उसके पास, बिजली का शॉर्टफॉल है, ये इस तरह के, मतलब आपको कॉम्प्रीहेंसिव एक प्लान लेकर आना पड़ेगा ना इस मुल्क के लिए, बच्चों के लिए। वो सिर्फ ये लैपटॉप बांटना, ये सिर्फ आई वॉश है, ये पॉलिटिकल जो है गिमिकरी जिसको कहते हैं वो है। देखिए, ये कोई हल नहीं है। आप अगर 10 करोड़ लैपटॉप भी बांट देंगे ना तो भी, और फिर लैपटॉप जो बांटे उसमें भी बेज़ाब्तगी थी, जिसकी वजह से लाहौर नैब ने वो केस खोला हुआ था। आज मुझे नहीं पता उसकी क्या अपडेट है, मगर उसमें कुछ लोग थे जिनका मैं देख रहा था, तो वो उसमें भी, ये तो हर वो चीज़ जो ये गवर्नमेंट करती है जिसमें पॉलिटिशियन शामिल होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ किक बैक का चक्कर होता है। और उस किक बैक के सिलसिले, आप IPPs देख लें, आप पावर प्लांट जो है कि उनके कोई भी नॉर्मल आदमी, वो जो एग्रीमेंट्स हमने किए हैं जिससे सर्कुलर डेट बनता है, क्या वो जस्टिफाइबल है? अब उनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आपने इस तरह के डॉलर्स के में एग्रीमेंट कैसे कर दिया। क्या आप पे कर सकते हैं डॉलर्स में? और क्या वो IPPs जो है हमारे पर लाइबिलिटीज़ है? इसी तरह LPG का जो एग्रीमेंट हुआ उसको आप देख लें, उसमें भी यही मसाइल है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है उसमें भी यही मसाइल है।
कि वो इक्विटी के लिए भी हमारी जो लैंड है पाकिस्तान की उसको मॉर्गेज करके पैसे रेज करते। तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कहते हैं FDIs आएंगे, कहाँ से आएंगी? ये टीवी पे इतने जो बुकरात सुकरात बैठे होते हैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं, तो एकेडेमिया में तो देखें हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। जो वो लोग जो प्रैक्टिस में हैं, वो लोग जो टीवी पे आके गुफ्तगू फरमाते हैं, और वो लोग जो असातिज़ा जो पढ़ा रहे 10 बेसिस पॉइंट हो गए, आज कराची का इंडेक्स यहाँ पहुँच गया, फला साहब फला कह रहे हैं, फला साहब फला कह रहे हैं, आपकी जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी आ गई। ये सब फिजूल बातें हैं। आपको बहुत शॉर्ट क्रिप्स एजेंडा होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल इस तरह से होगी कि हमने क्रिएशन ऑफ वेल्थ करनी है। सही है। क्रिएशन ऑफ वेल्थ तो होती नहीं है इधर, क्रिएशन ऑफ वेल्थ इंडिविजुअल्स की प्राइवेटली होती है, वो भी करप्शन के जुमरे में आ जाता है। हाँ। और या आप ये देखेंगे, ये भुट्टो साहब ने सोशलिस्ट नारे से जितनी भी आपकी कैपिटलिस्ट इस्टेब्लिशमेंट थी उनको नेशनलाइज करके और उस पर लेबर्स को उनका मालिक बना दिया, जो लेबर क्लास थी या जो मिडिल क्लास थी। मगर क्या वो डिलीवर कर सके? नहीं किया। खुद उनकी बेटी ने जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो प्राइवेटाइजेशन शुरू की। चूँकि इशू ये है कि जैसे मेरा अपना जो लॉ फॉर्म है उसमें रोज़ाना 4-5 मसले होते हैं कि फ़ाइल नहीं आई, फाइल की टैगिंग नहीं हुई, जो लोग लगे हुए हैं वो ओन नहीं करते उस चीज़ को। तो जब कोई कंपनी, कोई शेयर, जब जिस वक्त नेशनलाइजेशन हुई थी तो टाटा का और दाऊद्स का जो उनका जो वो था आपका बैलेंस शीट दोनों की इक्वल थी। आज दाऊद किधर है और टाटा किधर है, आप देख लें। सही। तो हमें वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी टू द पॉइंट कि हमने करना क्या है। अब एक्सपोर्टर्स जो है, आपने एक्सपोर्ट्स को वैसे ही आपका प्रोडक्ट महंगा है, आपकी बिजली महंगी है, आपकी ओवरहेड्स महंगे हैं, आपकी टैक्सेशन ज़्यादा है, आपके रिफंड्स नहीं है, कैश फ्लो के इश्यूज है, डीवैल्यूएशन है, बहुत सारे मसले हैं। उसके बावजूद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो पैसे ज़ाहिर है, पूरी ग्लोबल रिसेशन है, आपने अपने एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करना है। वो जो पैसे वापस पाकिस्तान में ला रहा है वो प्रॉफिट के नहीं है, वो उसके अपने गुड्स की जो एक्सपेंसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग के, वो उसके पैसे हैं, उसमें ओवरहेड्स के पैसे हैं, उसमें शिपिंग कॉस्ट के पैसे हैं, उसमें प्रॉफिट भी है जो कि 2 से 3-4% है। आप उसको लियन कर रहे हैं, लियन मार्क कर रहे हैं, उसके पैसों पे 3% रोक रहे हैं, 6% रोक रहे हैं, 9% रोक रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, बैंक अकाउंट से अटैच कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स के कि पैसे लेकर आओ वापस। तो पैसा नहीं आएगा। ये जो है ना इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड है। सही। वो ऑर्डर लेगा, बांग्लादेश से बनवाएगा और अमेरिका और कनाडा या जो भी उसकी जगह वहाँ भेज देगा, पाकिस्तान से वो काम बंद कर देगा। आप जो बस जब भी हिस्ट्री में हमने देखा है कि जब भी किसी बादशाह या किसी भी गवर्नमेंट में एक्सेसिव टैक्सेशन है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन द गवर्नेंस। अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्स लेते हैं, जैसे मोहम्मद तुगलक लेता था या और बहुत से गुजरे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, और तारीख में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, तो एक्सेसिव टैक्सेशन मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज़ नॉट परफॉर्मिंग करेक्टली। डॉक्टर साहब, ये बताया आपने अभी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की भी बात की, और उसमें मुझे ये लग रहा है समझने में कि अभी तक पाकिस्तान को वो सियासी क़यादत ही नहीं मिल सकी जो पाकिस्तान को उसके मकसद तक पहुंचा सके। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, उसका सॉल्यूशन ये है कि ये जितने जो पॉलिटिशियंस है ना, हम जो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है डेमोक्रेसी का, जो अंग्रेज़ों का मॉडल है, वो हमें पाकिस्तान में सूट नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि आप कि जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, बडेराशाही है। उसके बाद जो है वो फिर शहरों में जो है वो ये जो कॉरपोरेट जाइंट्स है इनकी अजारादारी है, और फिर बिजनेस टाइकून्स आ गए हैं। तो तालीम तो है नहीं, डिसीजन ये ले नहीं सकते लोग, राइट और रॉन्ग उनको पता नहीं है। तो हमें कोई इस तरह का चाइनीज़ मॉडल, कोई सिंगापुर का मॉडल, हमारा अपना होम ग्रोन सॉल्यूशन जिसमें ख़ास मखसूस सिंसियर लोग हो, जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, प्रॉपर प्रोफेशनल्स हो,
और वो और कोई काम ना करें, और 25 साल 30 साल के लिए मैरिटोरियम लगा दें, ये इलेक्शन और ये सब पैसे का ज़या है। अगर आप हर पॉलिटिशियंस को, जो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में है या रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी में है, आप उनका 30 साल का पास्ट उठा के देख लीजिए और आज का उनका स्टेटस देख लें। पाकिस्तान जो है वो हर गुजरते हुए दिन के साथ मकरूज ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा बुरी अबतर हो रहा है, और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी वेल्थ ग्रो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसको कहते हैं इलीट कैप्चर। तो इलीट कैप्चर कर लिया और बाकी जो आवाम है वो आटे, दाल, पेट्रोल, बिजली और इसकी उसमें इनको फंसा रखा है कि इनको इसी में फंसा कर रखो कि ये रोड पे आके एहतजाज भी ना कर सके। तो प्रेसिडेंशियल सेटअप या कोई टेक्नोक्रेट सेटअप, इस तरीके का कोई मॉड्यूल होना चाहिए। इस तरह का मॉडल हो, या पॉलिट ब्यूरो का तरह का कोई मॉडल हो, या जो चाइनीज़ मॉडल है उस तरह का हो कि एक वन पार्टी और वो हो। और जो प्रोविंसेस आपके बने हुए हैं ना, ये प्रोविंसेस इटसेल्फ जो है ना बहुत बड़ी रुकावट है पाकिस्तान की तरक्की में। सारे प्रोविंसेस जो देखें, ये धरती माँ क्या है? धरती माँ तो इंडिया थी ना। धरती माँ तो तकसीम हो गई, 3 क्या 4 टुकड़े हो गए उसके। पाकिस्तान बना, आपका ये भूटान जो बांग्लादेश के साथ रंगून, वो भी इंडिया का पार्ट था, वो निकला, बांग्लादेश बना। हमेशा जो है बाउंड्रीज रीड्रॉ होती रही है। तो धरती माँ जो है ना, धरती माँ जो सरजमीन है वो धरती माँ है, और जब भी इनहेरिटेंस होती है तो वो लैंड होल्डिंग तकसीम होती चली जाती है। डिस्ट्रिक्ट या लोकल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टीयर है, ये रिडंडेंट है, ये इट इज़ रेसिपी फॉर करप्शन। इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए। मुशर्रफ साहब ने जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो बनाए थे, डिविजन्स पे उनको लेके जाए। या कि शक्कर वाला कराची क्यों आए, मुल्तान वाला लाहौर क्यों जाए, जोब वाला क्वेटा क्यों आए, और आपका लकी मरवत वाला पेशावर क्यों आए? सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेडक्वार्टर्स में उनके दफातर हों और वो वहाँ जाएं। आपको डेवोल्यूशन ऑफ पावर करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना पड़ेगा, और जो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो 18 अमेंडमेंट में ये सब प्रैक्टिस कर तो चुके हैं हम। 18 अमेंडमेंट में क्या किया आपने? डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया, आपने सूबों को बाख्तियार कर दिया। जरदारी साहब जो है वो बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है। उन्होंने जो इन कॉन्फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में गवर्नेंस का, जो फेडरलिज्म है, उसको उन्होंने चेंज कर दिया। 18 अमेंडमेंट से कॉन्फेडरेशन का कर दिया। आपने सूबों को ऑलमोस्ट बाख्तियार कर दिया। सही है, तो आगे नहीं कर सके नीचे मेट्रोपॉलिटन सिस्टम को, बल्दियाती सिस्टम को। देखिए, सूबों को तो होना ही नहीं चाहिए। 18 अमेंडमेंट में तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हो और सब। ये सीएम बैठ के क्या कर रहा है, या प्रोविंशियल ये जो बैठे हुए सेक्रेटरीज या प्रोविंशियल मिनिस्टर, ये रिडंडेंट है, ये नहीं होने चाहिए। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को एक आप कामयाब स्टेट बनाना चाहते हैं, तो आपको इसके फंडामेंटल्स ठीक करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्ज में डूबा हुआ मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लाए। आपके सारे इंडिकेटर्स आपके नेगेटिव में, एजुकेशन आपकी पुअर, आपकी जो है स्किल्स पुअर, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो पुअर, बिजली आपके पास नहीं है, पानी आपके पास नहीं है, तालीम आपके पास नहीं है, सोशल वो जो मैटरनिटी वो सब बढ़े हुए, पोलियो पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में मौजूद है। आपका जो है वो एजुकेशन का जो करिकुलम है वो आउटडेटेड है, सिवाय मेडिसिन के, चूँकि वो इंटरनेशनली एक ही पढ़ाई जाती है, तो इस वजह से आपके डॉक्टर्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं। आपके इंजीनियर्स जो हैं बिल्कुल आउटडेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। आपकी यूनिवर्सिटीज़ में जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो बिल्कुल रिडंडेंट है। गूगल क्लास और ये टीम्स और ये जो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इधर, तो किस तरह से ये चलेगा सिलसिला? तो आपको मदरसे बने हुए हैं बहुत सारे, हज़ारों की तादाद में, रेडिकलाइज कर दिया है पूरी सोसाइटी को मुख्तलिफ सेक्ट्स में। तो इस तरह से जो है ना, एक हमें कायदे आज़म चाहिए, एक आदमी जो पाकिस्तान को
मोहम्मद मताहिर की तरह पाकिस्तान को निकालें इसमें से। अब जब आप एक आदमी का जिक्र करते हैं तो लोग कहते हैं कि तब्दीली का नारा भी सुना हमने, एक आदमी भी देखा, फिर हकीम मोहम्मद सईद का इतना पुराना स्टेटमेंट उसी शख्स के बारे में कि वो जी फिर ज्यूस के एजेंट के तौर पे जो है रोल प्ले कर। इमरान खान को आप ये समझे कि ये एक ज़िद्दी आदमी है, ठीक है, और हर चीज़ की एक साइकोलॉजी होती है। सही है, पॉलिटिक्स की भी है। जैसे मैं अगर ब्यूरोक्रेट था तो मेरी एक साइकोलॉजी के प्रॉब्लम को मैंने रिजॉल्व करना है। मैं ऐसे एक महकमे में था जब आई हैव टू टेक डिसीजन, कंटेनर आ गया है, उसकी इम्पोर्टेबिलिटी चेक करनी है और उसको क्लियर करना है या जब्त करना है, जो भी करना है मुझे करना है, और उसका एक टाइम फ्रेम है 24 आवर्स के अंदर मैं आई हैव टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो मेरी एक साइकी जो है या मेरे जो और कोलिंग्स है उनकी साइकी ये होती है कि वी हैव टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, हमने ना सोल्यूशन निकालना है उस चीज़ का। आप प्लेयर्स में क्रिकेट के ख़ास तौर पे आपको अगर याद होगा, या आप खैर बहुत छोटे हमसे, एक वर्ड यूज़ होता था खलीफा, खलीफागिरी बहुत होती थी उसमें। अच्छा, कि आउट हो गए सही, तो मान नहीं रहे, कैच हो गए तो मान नहीं रहे, रन आउट पे नहीं मान रहे, और नहीं मान रहे तो फिर ये होता था कि खेल ख़त्म। मतलब एक तो बेईमानी भी कर रहे हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर खेल भी ख़त्म। खेल भी खत्म। तो ये जो प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं, मैंने तो नहीं देखा इनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। मैं 1982 में 9th क्लास में था और मैं उस वक्त स्टेडियम में मौजूद था जब इमरान खान ने मियादाद जब 280 पे था, और उस इंडिया की सीरीज़ में हम 5 अप थे और वो लास्ट छठा मैच था। हम सीरीज़ वाइट वॉश कर चुके थे और अब मुदस्सर नज़र 230 पे था और ये 280 पे थे। इमरान खान ने बगैर बताए, बगैर टाइम दिए इनिंग डिक्लेयर कर दी। अच्छा, और मियादाद आंसू से रो रहा था। मैंने अपने आंखों से उसको देखा कि तुम मुझे आधा घंटा दे देते, मुझे बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रही थी, मैं अपने 300 रन कर लेता। तो ये तो नियत है, समझ गए। हाँ, कि वो किसी को अपने से आगे भी नहीं जाते हुए देख। अगर वो आपका पाकिस्तान का रिकॉर्ड बनता ना 300 मियादाद बनाता, और वंस इन ए लाइफ टाइम होता है ना इस तरह का मतलब माइलेज। और फिर चलो भाई आप मैच जीत सीरीज हारे भी होते, आपने इक्वल करनी होती, आप ऑलरेडी 5-0 पे थे, एक छठा अगर ये ड्रॉ भी हो जाता मैच तो कोई हर्ज नहीं था, कोई हर्ज नहीं था। तो इनकी बदनीयती इस शख्स की देखें। दूसरा जो इनके कदर है माजिद जहांगीर खान, ये तो कोई अच्छे प्लेयर थे नहीं। सही, खान साहब सिफारिश पे आए थे और 10 साल तक स्ट्रगल किया उन्होंने, और ये आए थे एज ए बैट्समैन क्रिकेट टीम में, क्योंकि उस ज़माने में एक मैगजीन आता था क्रिकेटर, फिर कैरी पैकर, ये वो बहुत फॉलो करते थे उसको। तो हमारे ज़माने की है ना ये क्रिकेटर। सही। हाँ, इमरान को जो हमने देखा, तो आप मैचेस क्रिकेट और वो तब देखते हैं ना जो आप स्टूडेंट होते हैं, वो भी स्कूल के होते हैं। तो इमरान, मियादाद, माजिद जहांगीर, ज़हीर अब्बास, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, यहाँ से हमारी क्रिकेट की इब्तिदा हुई 8वीं 6वीं 7वीं क्लास से। सही। और मैं वन डाउन खेलता था और मैं कॉम्बिनेशन था माजिद खान की बैटिंग का और ज़हीर अब्बास की, बैक फुट और फ्रंट फुट दोनों इस्तेमाल होता था, और फर्स्ट स्लिप पे खड़ा होता था माजिद जहांगीर की तरह, माजिद खान की तरह। तो माजिद खान ने इसको ज़बरदस्ती टीम में डाला और बहुत मुश्किल से ये 10 साल की मेहनत के बाद ये फिर चला। और जब वो कैप्टन बना तो जो सबसे पहला जिस आदमी को इसने निकाला वो माजिद खान था, और 25 साल हो गए माजिद खान ने इससे बात नहीं की। अच्छा, आप किसी शख्स को, मैं बल्कि आप क्या, मैं अपना बता रहा हूँ कि हम किसी को एवेल्यूएट करते हैं तो हम उसको ये देखते हैं कि उसका सबसे पहले कंडक्ट अपनी बहन भाइयों के साथ कैसा है, सही, अपने रिश्तेदारों और कजन्स के साथ कैसा है, या पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है। फिर हम देखते हैं कि उसका अपना डोमेस्टिक सर्वेंट्स है, 10-10 साल पुराने हैं, अब हर 2 महीने बाद एक नया आदमी आ जाता है। फिर आप उसके फ्रेंड सर्किल देखते हैं। तो जिन लोगों ने इमरान खान को इमरान खान बनाया एज ए क्रिकेटर, उनके साथ बहुत अनग्रेटफुल रवैया रहा इनका। उसके बाद जो पॉलिटिक्स में जिन लोगों ने इनको पॉलिटिशियन बनाया, इन्होंने उनको डम किया, अलीम खान को डम किया, जहांगीर तरीक को डम किया, और बहुत लंबी लिस्ट है, फौजिया कसूरी थी, उनको डम किया। सही।
तो मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूँ कि वो ही इज़ अ प्लेयर, माइंडसेट इसका वही है कि अगर मैं नहीं खेला, मेरी बारी नहीं है, तो फिर मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। और ये पिछले 10 साल से ये हो रहा है, और उसका जो खमियाजा है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। तो अब क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? मेरे हिसाब से तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई सियासी कोई मुस्तकबिल? सियासी मुस्तकबिल नहीं है। अगर आपकी लड़ाई है नवाज शरीफ से, आपकी लड़ाई है जरदारी से, आपकी लड़ाई है अल्ताफ हुसैन से, और आपने ना चौथे आदमी पे इल्ज़ाम लगा दिया, मतलब आप ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे ये कह रहे हैं कि आप जो है मेरा साथ दो, अगर आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो तो आप मेरे खिलाफ हो। ये कैसे हो सकता है? सही। मतलब आप किसी को किस तरह से, फिर इनके जो इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने इनके दिमाग में ये कीड़ा डाल दिया कि जो है ना, नाउ ही इज द ओनली ऑप्शन। उन्होंने देख लिया कि द ओनली ऑप्शन का क्या अंजाम हुआ, दुनिया ने देखा। तो भाई आपको इतना सेंसिबल होना चाहिए कि जो कौन सी लाइंस हैं जो क्रॉस करनी है और कौन सी लाइन है जो क्रॉस नहीं करनी। पाकिस्तान अगर इंटैक्ट है, पाकिस्तान अगर एक यूनाइटेड यूनिट है, तो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की वजह से है, क्योंकि उनका हर अफसर, उनका हर जवान उसकी सोच पाकिस्तान की बका में शुरू होती है और पाकिस्तान की बका पे ख़त्म होती है। और मैं ये बात कहता नहीं हूँ, मैं इस बात में बिलीव करता हूँ। और इसी चीज़ को मैं हमेशा, अगर अल्ताफ हुसैन ने कोई बात कही तो उसको भी ऑब्जेक्ट किया, इमरान खान ने कही तो उसको ना सिर्फ ऑब्जेक्ट किया बल्कि थोड़ा सा 2-4 महीने का उनका हमारा साथ रहा, उसमें से बाहर आ गया कि मैं किसी भी ऐसे डिस्पेंसेशन को, किसी भी ऐसे स्लोगन को, किसी भी ऐसे नैरेटिव को जो हमारी पाक आर्मी के ख़िलाफ़ होगा, मैं ना सिर्फ उसको कंडेम करूँगा बल्कि मैं ऑल आउट जाके जो है उनके खिलाफ कंपेन चलाऊँगा कि ये मुल्क दुश्मन लोग हैं। देखिए, पाकिस्तान आर्मी अगर कमज़ोर होती है तो किसका एजेंडा पूरा कर रहे हैं आप? दुश्मन का, इंडिया का दुश्मन, इसराइल का, यहूद और नसारा का। तो आपको ये समझना चाहिए कि कौन इस मुल्क का जो है वो वफादार है और कौन नहीं। और अगर वो क्रैकडाउन करते हैं, पॉलिटिशियंस के ऊपर जो क्रैकडाउन होता है, वो कहते हैं नहीं भाई, आप मौका देते ना क्रैकडाउन करने का। किसी के घर से 50 करोड़ मिल रहे हैं, किसी की किश्ती पकड़ी जा रही है, किसी के बेसमेंट से, कोई हद होती है ना किसी चीज़ की। वो हद हर तरह की क्रॉस करते हैं। जब भी आप लिमिट क्रॉस करेंगे ना, तो वो फिर अल्लाह की तरफ से जो है ना वो अजाब आता है। अब वो अजाब ज़ाहिर है अल्लाह में ज़मीन पे तो उतर के खुद नहीं आ सकते ना, तो वो ज़राए बनते हैं और लोगों को फिर वो रिस्ट्रक्शंस आती हैं और फिर ज़ाहिर है वो वसीले बनते हैं लोगों को बराबर करने के लिए। सही। लास्ट बस ये बताएं डॉक्टर साहब के पाकिस्तान के अंदर आवाम के पास अभी अगर इलेक्शन वाला मरहला बने गई अब तो, चूँकि आने वाले दिनों में, तो क्या ऑप्शंस हैं? और आवाम जो वो तबका है आवाम का जो वोट ही नहीं कास्ट करता, यानी उसका बिल्कुल बिलीव ही उठ गया है कि ये जमहूरियत बस पता नहीं क्या सिस्टम है। एक ही वक्त में आपको जो आपकी सोसाइटी डिवाइडेड थी ना, या डिवाइडेड है जिस तरह से, ठीक है, जैसे औरंगजेब के ज़माने में थी कि वो स्पेकुलेशन और सिनर्जिज्म, दारा शुको उसको ऐड करते थे और क्रिएटिविटी। और दूसरा जो ग्रुप था वो था थियोक्रेटिक पार्टिकुलरिज्म, जिसको वो ऐड करते थे औरंगजेब आलमगीर। सही। जो बहुत ज़्यादा डाई हार्ड मुसलमान थे, बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक वर्जन ऑफ इस्लाम था कि जो जब वो जा रहे थे तो फजर की नमाज़ पढ़ने, तो एक जनाजा जा रहा था, म्यूजिशियंस ने एक जनाजा निकाला, तो उन्होंने पूछा किसका जनाजा, उन्होंने कहा कि मौसीकी का। तो उन्होंने कहा इतना गहरा दफनाना कि आवाज़ तक बाहर ना निकल सके। तो आपकी सोसाइटी जो है ना शुरू से इस तरह से, इंडियन मुस्लिम सोसाइटी इस तरह से डिवाइडेड है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स में और मुस्तदलाइक्स में, ठीक है, फ्री थिंकर एंड जो ट्रेडिशनल फॉलोअर्स बेसिक उसके। तो जो अभी किश्ती का वाक़या हुआ यहाँ का, यूनान का, उसमें आप ये देखिए कि जो आपके गरीब लोग हैं जिन्होंने पैसे पेट काट काट के, माँ बाप ने अपने बच्चों के पेट काट काट के मकान, जेवर, मवेशी 30 लाख 40 लाख 50 लाख दे के बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए पानी की किश्ती में बिठा दिया और मौत के हवाले कर दिया। उसको कोई मीडिया हाइप नहीं मिला,
2-4 दिन थोड़ी सी बात हुई और उस किश्ती को आके उन्होंने यूनानियों ने टक्कर मार के गिराया, चूँकि इंटरनेशनल लॉ है कि अगर वो सरजमीन पे आ जाते तो उनको सियासी पनाह देनी देनी है, रेफ्यूजीज स्टेटस है उनका, तारकीन वतन जिनको कहते हैं। तो उन्होंने पानी में डबो दिया उनको और इंश्योर किया कि ये सारे डूब जाएं और मर जाए, ठीक है। और हमारे मुसलमान, चूँकि जैसा मुल्क है वैसी आवाम की भी इज्जत होती है इंटरनेशनली, तो हमें तो आप देखें सऊदी अरब में हर जगह पे बहुत बैड ट्रीट किया जाता है, यूएई में ऐसे करके लाइन में शूटता डंडा दिखाता चलो इधर जाओ। तो जितने 200-250 विथ फैमिलीज जो थे, कुछ फैमिलीज भी थी, बच्चे भी थे हमारे पाकिस्तानियों के, उनको सेकंड बेसमेंट, सेकंड लोअर डेक में डाला हुआ था। पानी ख़त्म हो गया और बड़ा दर्दनाक और बहुत ही मतलब हमारे लिए एक शर्म की बात है। और उसी दौरान जो है 2 आपके इलीट ऑफ द इलीटेस्ट $5 लाख खर्च करके सब मर्सिबल में बैठ के और अल्लाह को प्यारे हुआ। 200-300 लोग इंतहाई मुश्किल में, इंतहाई मुफलिसी में, बहुत ज़्यादा परेशान होके बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहे थे। उनको मीडिया ने कहीं हाईलाइट, मतलब आपकी सोसाइटी की डिवीजन में बता रहा हूँ, जो एलीट कैप्चर जिसको कहते हैं। और 2 लोग फन के लिए गए, फेट दोनों का एक ही हुआ, मगर दोनों की जो मकासद थे ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यही बस आपकी पाकिस्तान की सोसाइटी है, जो आवाम है और जो आपकी इलीट कैप्चर है, वो बस ये है, वो उनका फ़न है। और ये जो है पहले इमरान खान केस बनाता रहा सही के ऊपर, जरदारी उसके ऊपर बनाता रहा, वो उसके ऊपर बनाता रहा, ठीक है। और अब ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो कोर्ट कचहरी आगे पीछे और सब उसमें लगा हुआ, मीडिया भी उसमें लगा हुआ। भाई मईशत की रिवाइवल कैसे होगी? ऐसे होगी कि आप एक्सपोर्टर्स के एक्सपोर्ट्स प्रोसीड पे लियन लगाते हैं? क्या इस तरह से होगी कि आप उनके बैंक अकाउंट अटैच करते हैं? भाई आपने लियन लगा दिया उस पर, आपने बैंक अकाउंट अटैच कर दिया, तो आपने जो सज़ा दी है उसको लेट लाने की, तो $5 लाख जो पीछे रह गया है वो कैसे आएगा जब बैंक अकाउंट उसका सीज कर दिया आपने? तो इतनी आपको सेंस नहीं है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन डिपार्टमेंट को और स्टेट बैंक का फॉरेन एक्सचेंज एडजुडिकेशन डिपार्टमेंट को, अफसरान है वो, और किस तरह के ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट हुई है। क्योंकि हमारे इदारों में तो जो रिक्रूटमेंट हुई है, सिविल एविएशन है या जितने भी कॉरपोरेशन हैं, केपीटी है, वो ये सारी पॉलिटिकल वो है अपॉइंटमेंट्स हैं, मेरिट पे तो हुई नहीं है। तो उनका दिमाग भी उसी तरह का होगा कि आप में इतनी क्रिएटिविटी नहीं है कि अगर आप उसका बैंक अकाउंट बंद कर देंगे। एक केस मेरे पास ऐसा था कि वो $1 लाख पर वीक लेकर आता था, उस पर जुर्माना किया 20 लाख का, 20 लाख बनते हैं $4,000। मैंने जज साहिबा को कहा कि आप मुझे ये बताइए कि $4,000 के लिए इन्होंने मुल्क का नुकसान $8 लाख का कर दिया बैंक अकाउंट को बंद करके। तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए इस बैंकर को या इस स्टेट बैंक के ऑफिसर को, कि इतनी उसको सेंस नहीं है कि जस्ट बिकॉज ऑफ 4,000 ही हैज ब्लॉक्ड द रेमिटेंस ऑफ 800,000। सही। तो ऐप पे कैसे चलेगा पाकिस्तान? बताएं आप कैसे? आपके आप जो वाहिद लोग हैं, दो तरह की रेमिटेंस आ रही है ना पाकिस्तान में। एक तो आपके जो फ्रीलांस वाले बच्चे करते हैं, अब वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, उस पर जो है वो टैक्स बढ़ा दिया, 5% कर दिया, 10% कर दिया, उनको हिट कर दिया, बिल्कुल ठीक है, डिस्करेज कर दिया उनको। और दूसरे आपकी ये है थ्रू एक्सपोर्ट का उनको भी तंग कर रखा है। तीसरा जो स्ट्रीम है वो फॉरेन रेमिटेंस का है। तो आपका वो डॉलर इतना डिवैल्यू हो गया, वो इंडिया वाले से भिजवा रहे पैसे, तो आपके तो रिजर्व हमेशा डिप्लीटेड रहेंगे। IMF की बजट ट्रांच आने पे ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, नाम मिल गया हो जैसे कोई। हाँ, कि बहुत ज़बरदस्त काम हो गया, डिफ़ॉल्ट से हम बच गए। वो डिफ़ॉल्ट, आप कर्जे से नहीं बच सकते। डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए आपको अपनी बेसिक फंडामेंटल सही करने पड़ेंगे, मईशत के फंडामेंटल सही करने पड़ेंगे, बैंक से करने पड़ेंगे। ये जो इदारे आपने FIA और ये नैब और एंटी करप्शन बनाए हुए हैं, तो ये एक्चुअल इदारे अकाउंटेबिलिटी के जब बनेंगे तो पाकिस्तान बेहतर होगा। अच्छा, इस वक्त आर्मी चीफ को हम देख रहे हैं बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं,
चाहे वो ज़रई इनकलाब की बात हो, चाहे वो मादनियात के हवाले से हो, और अभी इस्लामाबाद में रिसेंटली एक समिट भी हुआ जिसमें उन्होंने बड़ा ओपनली ये कहा कि कौमों पे ऐसे वक्त आते हैं, और कुरान की आयत का हवाला भी दिया जिसमें उन्होंने मोटिवेट भी किया, और साथ ही ये भी जाहिर किया कि पाकिस्तान के पास $1 ट्रिलियन के मादनियात मौजूद हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान वाकई कुछ फिजिकली भी काम कर सकेगा, प्रैक्टिकली भी काम कर सकेगा? देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिशियन पे तो कोई ट्रस्ट करता नहीं है आपके। ये इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है सबको पता है। तो जो क्रेडिबल इदारा है, जो गारंटर है, उसको लोग देखते हैं। तो आर्मी चीफ का आना जो है वो बहुत खुश आइन है, और अगर वो इस एरिया में आते हैं और इस अपनी एज ए गारंटर इसमें और इसको ऑब्जर्व करते हैं और इंश्योर करते हैं, तो भी ये सारी चीज़ें सही डायरेक्शन में चली जाएंगी। जब आपकी इकोनॉमी जब सही डायरेक्शन में गई है, जब कोई आर्मी जनरल इस मुल्क का सरबराह रहा है, और आप देख लें अयूब खान का दौर देख लें, इवन ज़ियाउल हक साहब का दौर देख लें, मुशर्रफ साहब का गोल्डन दौर देख लें, मीडिया पे लोग इतनी बातें करते हैं, सारा मीडिया जियो को तो लाइसेंस नहीं दे रहे थे नवाज शरीफ वाले कि जो आपका प्रिंट मीडिया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक का नहीं ले सकते, तो वो ओपन अप किया। इतनी आपकी जो है वो इनलाइटेंड मॉडरेशन, जॉब्स और इतनी प्रॉस्पेरिटी थी। तो अगर हमारे मौजूदा आर्मी चीफ ने ये लिया है रोल, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत खुशकिस्मती है, और आने वाले वक्त में जो है इसका हमें मौसर असरात नज़र आएंगे और आवाम को अच्छा डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि ये एक वाहिद इदारा है जिसमें स्टेबिलिटी है, और इस इदारे की अगर बैकिंग किसी प्रोजेक्ट में होती है तो वो डेफिनेटली कामयाब हो जाता है। ये लोग बाकी भाई लोग हमारे ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये तो फिर इधर और उधर और उधर और उधर ऐसे ही है। वो ज़ाहिर है सारे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एक जैसे हैं, बहुत सारे रिस्पेक्टेबल भी है इसमें, और बहुत ज़्यादा ऑनर वाले भी है, और बहुत नेक लोग भी हैं इसमें, मगर ये कि काम दिखाने वाले भी हैं इसमें। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, आज डॉक्टर शाहाब इमाम से हमने जो गुफ्तगू की उसमें पाकिस्तान के हालात हाज़िरा से मुताल्लिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके सामने रखे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।